Hello everyone, welcome back to our channel. So presently we are doing 6th class NCERT history book. So up till now we have covered 5 chapters. So this is the 6th one. तो without wasting your time, चलिए start करते हैं. So इस चैप्टर में हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे और महावीरा के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो रिलीजन यानी जैनिज़्म शुरू हुआ उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखेंगे और बुद्धिज़्म की देखेंगे और दो टर्म्स हैं चैत्यास और विहारास, इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सिद्धार्था नाम था गौतम बुद्ध का, ऑल्सो नोन एज गौतमा. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. तो इसे BC में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हायर क्लासेस में इस टर्मिनोलॉजीज में आपको ईयर्स मिलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी. तो 2500 ईयर्स अगो का मतलब हुआ 500 बिफोर कॉमन एरा ईयर्स. सो दिस वाज अ टाइम रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. तो इस टाइम पे क्या हो रहा था फ्रेंड्स, काफ़ी चेंजेस आ रहे थे सोशल लाइफ में. और क्या चेंजेस आ रहे थे, किसकी वजह से आ रहे थे? एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, आयरन आ गया था, सरप्लस प्रोडक्शन हो रही थी. तो इससे क्या हो गया था, स्टैंडिंग आर्मी थी. और इट वाज अ टाइम ऑफ महाजनपदास, यानी लोग अपने जना से ज़्यादा जनपदा से आइडेंटिफाई करने लगे थे, यानी अपने ट्राइबल ग्रुप से ज़्यादा जिस रीजन पे वो रहते थे, जहाँ फार्मिंग करते थे, जिस स्टेट में वो रहते थे, जिस किंग के अंडर वो रहते थे, वो महाजनपदा से अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लग गए थे. सो सेटल्ड एग्रीकल्चर, सेटल्ड लाइफ आ गई थी. ओके. और तो ये सब चल रहा था. यहाँ पे मड ब्रिक भी यूज होने लगी थी, यानी पक्की ईंटें नहीं थी लेकिन मिट्टी की बनी हुई ईंटें, पकी हुई नहीं थी, वो भी घर बनाने में यूज होने लगी थी. तो इससे हुआ ये कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी जनरेट हो रही थी. अब इन सारी चीज़ों का बेनिफिट, आयरन का, प्रोडक्शन सरप्लस का, स्टैंडिंग आर्मी का, इनका कुछ लोग ही बेनिफिट उठा रहे थे. तो इससे हुआ क्या, इनइक्वालिटी. कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे और पावरफुल लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे कमज़ोर लोगों को. तो इससे हुआ क्या, एक सोशल डिसहार्मनी आ गई थी. इस एज में सोशल डिसहार्मनी आ गई थी और इसका जो इलाज था वो कैसे ढूंढ रहे थे लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसा रिलीजन हो जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि ब्राह्मणिज्म ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और जो है उससे वीकर सेक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी. तो लोग एक डेमोक्रेटिक रिलीजन देख रहे थे. तो ये गौतम बुद्धा जो कि क्षत्रिय थे और शाक्य गणा के थे. गणा हमने देखा था कि गणराज्य होते थे, उसमें क्या होता था, बहुत सारे किंग होते थे. तो ये शाक्य गणा जो है लुम्बिनी एरिया में नेपाल में था. तो यहाँ पर जो थे बहुत सारे किंग्स होते थे, तो ये काफ़ी डेमोक्रेटिक सेटअप होता था. तो यहाँ से ये बिलोंग करते थे हमारे गौतम बुद्धा. तो वो लाइफ के उनकी एक खास चीज़ ये रही थी कि जब वो पैदा हुए थे फ्रेंड्स, तो एक जो वहाँ पे ज्योतिषी थे, उनके पिता ने उनको ज्योतिषी से मिलवाया और ज्योतिषी ने देखा कि उन्होंने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो ये कोई बहुत बड़ा किंग बनेगा. तो इससे जो उनके पिताजी थे गौतम बुद्धा के, वो काफ़ी घबरा गए. उन्हें लगा कि ये सन्यासी ना बन जाए, तो इसलिए उन्होंने उनको सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, कभी गरीबी परेशानी को दिखने ही नहीं दिया. लेकिन यही कारण बन गया कि एक बार जब एक सोशल प्लेस में, एक बाज़ार से जब गौतम बुद्धा गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये इतनी गरीबी और इतने दुख में जनता क्यों है. तो इससे उनके मन में एक क्वेश्चन जागा कि मुझे आंसर करना है, मुझे आंसर ढूंढना है कि दुख का कारण क्या है, लोग दुखी क्यों हैं. तो यही वजह बन गई कि एक दिन वो रात को अपने घर, शादी हो चुकी थी उनकी तब तक, और अपने घर से वो अपने
जो उनका घोड़ा था कंटका, और अपने सारथी के साथ छोड़ चले जाते हैं अपने राजपाट को, और वो ये जवाब ढूंढ रहे होते हैं कि दुख का कारण क्यों है। तो उन्हें बहुत सारे रास्ते में जो हैं सन्यासी मिलते हैं, और वो बताते हैं उन्हें कि उनको साधना करनी चाहिए, असेटिज्म करना चाहिए, मतलब सारे सुख समृद्धि छोड़ के और भिक्षा मांग कर खाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, तो उससे उन्हें जवाब मिलेगा। लेकिन गौतम बुद्धा इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है, और इसीलिए वो अपने कुछ उनके मित्र थे और एक साधु थे, उनसे उनका झगड़ा हो गया और वो वहाँ से चले गए। उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई, तो उन्होंने अपना अलग तरीका अपनाया और उन्होंने अकेले जाके पीपल के ट्री के नीचे बोध गया में समाधि ले ली, और उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक मैं पूरा ज्ञान नहीं ले लूँगा मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। और फिर एक दिन वहाँ से उन्हें एनलाइटनमेंट हुई, ज्ञान हो गया उन्हें संपूर्ण ज्ञान के दुख का कारण क्या है और समाज को कैसे दुख दूर किया जा सकता है समाज से। और उनका नाम तभी से सिद्धार्थ से बुद्धा बन गया। और बुद्धा का मतलब होता है वाइज वन, जो सबसे समझदार और ज्ञानी है। फिर उन्होंने क्या करा जीवन में, फिर उन्होंने सबसे पहले सारनाथ पर जाकर लेक्चर दिया, यानी ज्ञान बताया। फिर वाराणसी के वहाँ पर वो घूमते रहे और मगध के एरिया में वो घूमते रहे और ज्ञान सबको बांटते रहे। जो गौतम बुद्ध थे वो 6 फीट से भी ज़्यादा हाइट थी, 7 फीट के करीब उनकी हाइट थी, और हर रोज़ वो 30-40 किलोमीटर पैदल चलते थे। और वो ब्राह्मण्स जो होते थे उनसे डिबेट करते थे और बड़े वाइज तरीके से उन्हें डिबेट में, नॉलेज के डिबेट में हरा देते थे। तो इसी के साथ उनका जीवन जैसे ही चलता रहा, और एक दिन उनकी जब मृत्यु हुई तो वो कुशीनारा में, यूपी में एरिया है, कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई। एक क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछ लेता है कि क्या गौतम बुद्धा अवंती गए थे। अवंती मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन थी मगधा स्टेट की, वो अवंती ने की थी, जिसकी कैपिटल एक तो नॉर्थ में उज्जैन थी और एक साउथ में महिष्मती थी। तो बाद में जो है उज्जैन डेवलप हो ज़्यादा हो गई थी और उज्जैन ने डोमिनेट करा। तो गौतम बुद्धा कभी भी अवंती विजिट नहीं किया था उन्होंने, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और एक छोटी सी स्टोरी थी। आगे हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। यूपीएससी में 2-3 क्वेश्चन अभी जो रिसेंट में आए, एक तो वो है, ये पूछ लेते हैं, बोधि सत्वा क्या होता है, और लाफिंग बुद्धा पूछ लिया था, लाफिंग बुद्धा किसे कहते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में जानेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो बुद्धा ने क्या फाइंड करा अपने मेडिटेशन से? उन्होंने कहा कि जो इच्छाएं होती हैं लोगों की, क्रेविंग्स, डिजायर, वो पूरी नहीं हो पाती हैं कभी भी संपूर्ण रूप से, और यही उनके दुख का कारण होता है। तो अगर आपको जीवन में खुश रहना है और अपना को कष्ट नहीं देना है, मन को शांत रखना है, तो आपको अपनी क्रेविंग्स और डिजायर्स पे कंट्रोल करना होगा। तो यानी बुद्धा का लेसन था कि लाइफ में मॉडरेशन होनी चाहिए, मिडल पाथ होना चाहिए। मिडल मतलब ना सुख में ज़्यादा सुखी, ना दुख में ज़्यादा दुखी। दुख जो है जीवन का एक पार्ट है, वो आता रहेगा और हमें उसे एक प्रैक्टिकल तरीके से लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ ये दुख हो रहा है और दुख होना नहीं चाहिए। दुख इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दुख से के अंदर जाकर ही इंसान जीवन की रियलिटी को देख पाता है, समझ पाता है। तो ये इस तरीके की उनकी जो थी नॉलेज थी और ये उनकी टीचिंग थी। तो हम इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से बुद्धिज़्म को स्टडी करेंगे, ताकि हम जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में उन्हें डिकोड कर पाएँ। लेकिन वो फर्दर क्लासेस का पोर्शन है, फिलहाल के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। तो दूसरा ये जो टीचिंग थी गौतम बुद्धा की, वो ये था कि इंसान जो भी कर्म करता है उसका जो फल है उसे ना सिर्फ इस जीवन में मिलता है, अगले जीवन में भी मिलता है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी, जो बुद्धा जी जो थे अपनी टीचिंग जो थे प्राकृत लैंग्वेज में देते थे।
ब्राह्मणिज्म जो था संस्कृत को यूज कर रहा था, जो कि इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज थी। सपोज कीजिए आज इंग्लिश में अगर जो हायर क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कॉमन पब्लिक को समझने के लिए। तो बुद्धा इस चीज़ को समझते थे, तो उन्होंने क्या करा, जैसे ब्राह्मणिज्म संस्कृत में वेदों को लिख रहा था इस टाइम पे, तो बुद्धा ने ऐसा नहीं करा। बुद्धा ने क्या करा, जो सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी पीपल की, आदमियों की, वो थी प्राकृत। तो प्रकृति में ही वो अपने लेसन देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पब्लिक उसे समझे। और प्रकृति जो लैंग्वेज होती है उसका मतलब होता था नेचुरल, तो वो भी हर एरिया की अलग अलग होती थी। जैसे मगध में प्रकृति जो थी मगधी थी, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब ये मैंने एक डायग्राम बनाया स्तूपा का, इनके बारे में आगे की क्लासेस में जानेंगे। इसके अंदर होता क्या है कि ये एक पूजा का स्थल होता है बुद्धिज्म के अंदर। इसमें क्या होता है, जो बड़े बुद्धा और जो बुद्धा की जो बुद्धिज्म में जो और टीचिंग देने वाले और बुद्धा के फॉलोवर थे, जो जिन्होंने बुद्धिज्म को की टीचिंग्स लिखी। बेसिकली ये लगा लीजिए बुद्धिज्म में जो बड़े एक तरीके से प्रीस्ट होते हैं जैसे हिंदुइज्म में होते हैं, तो उन सब की जो डेथ हो जाती है तो उनके जो अवशेष होते हैं, उनकी बोन्स होती हैं, एशेज होती हैं, तो उन सबको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। और इस जो स्तूपा है उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता है, और यहाँ पे जो है रेलिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें डिफरेंट स्तूपा की वो डिफरेंट बुद्धिज्म की जो स्टोरीज होती हैं वो गढ़ी जाती हैं, स्टोन में बनाई जाती है। क्योंकि आपको पता है पहले पेपर तो यूज होता नहीं था, पेपर आया नहीं था इस टाइम तक, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो एक एक्सप्रेशन और टीचिंग देने का तरीका जो था वो वॉल्स पे, स्टोन्स पे प्रिंटिंग बना के या कार्विंग्स करके करी जाती थी। तो ये बेसिकली फर्स्ट जो स्तूपा था, ये जो बना था, ये स्तूपा जो सारनाथ में बना था, जो जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपनी टीचिंग दी थी। तो ये इतना अच्छा और इतना ग्लैमरस नहीं है जो बाद के स्तूपा होंगे, क्योंकि ये बहुत पहले बना था, इसका डिज़ाइन भी इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था। बाकी के आगे हम देखेंगे जब और जो स्तूपास होंगे हम देखेंगे उनको किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन उनका किया गया, उन्हें कैसे स्टाइल दिया गया। तो वक्त के साथ ये स्तूपास की शेप और इवॉल्व होती गई और इनकी डिज़ाइनिंग इवॉल्व होती गई, ये हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो वेदास को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में, जो कि सब लोग नहीं समझ पा रहे थे। ये एक बड़ा रीज़न बन गया था कि इस टाइम पे बुद्धिज़्म ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था ब्राह्मणिज्म से। तो बुद्धा ने एक स्टोरी है, तो स्टोरी एक चीज़ और मैं आपको भी दिखला दूँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया? नहीं, अभी तक कुछ मिस नहीं हुआ है, तो आगे चलते हैं। ये स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। कीसा गौतमी एक वुमेन थी। ये स्टोरी बुद्धिज़्म के लिटरेचर से ली गई है, बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी बुद्धिज़्म की टीचिंग्स पर, तो उनमें से एक बुक ये थी जिसमें ये एक स्टोरी थी। इसमें कीसा गौतमी का एक पुत्र था, सन था, वो मर जाता है, तो काफ़ी दुखी थी। तो उसको फिर कोई बुद्धा के पास ले जाता है और बुद्धा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन सरसों ले आओ, सरसों के बीज ले आओ एक मुट्ठी भरकर। तो कीसा गौतमी को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, तो वो खुश हो गई। लेकिन बुद्धा ने कहा कि लेकिन वो जो सीड्स होने चाहिए मस्टर्ड के, वो ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पर कभी किसी की डेथ ना हुई। तो कीसा गौतमी वो घर ढूंढती फिरी जहाँ पर कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो, लेकिन उसे ऐसा घर कोई मिला नहीं। तो ये एक लेसन था, टीचिंग थी बुद्धा की कीसा गौतमी को ये समझाने के लिए कि दुख जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, सोरो इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो उपनिषद, अच्छा इसी टाइम पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 500 BCE के करीब जब नया रिलीजन मीन्स बुद्धिज़्म जो है ओरिजिनेट हो रहा था और डेवलप हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, तभी जो है ब्राह्मणिज्म भी इवॉल्व होना शुरू हो गया था। पहले जो हमारे वैदिक टाइम पे था, तो जो पूजा पाठ कर्म कांड जो होते थे वो किस लिए होते थे कि समृद्धि के लिए होते थे, कि फसलें अच्छी हों, लोगों को खाना अच्छा मिले, ड्रॉट ना आए, ये सब चीज़ों के लिए होते थे। लेकिन फिलोसफिकल इश्यूज के बारे में भी
ब्राह्मणिज्म के अंदर और हिंदुइज्म के अंदर डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है 500 BC में, क्योंकि जब लोगों का सरप्लस जनरेट होने लग गया था और खाने पीने की कोई कमी कम रहने लगी थी क्योंकि आयरन आ गया था और स्टेटहुड डेवलप हो गया था, तब लोग इस बारे में सोच सकते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये सारे फिलोसफिकल डिस्कशन में लोग जाने लगे, और जब इसके बारे में डिबेट होना शुरू हुआ तो पाया गया कि आत्मा और ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण प्रीस्ट नहीं है, ये ब्राह्मण मीन्स सबसे बड़ी आत्मा परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का पार्ट है और पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है। तो जब आत्मा मरती है, कोई इंसान मरता है, तो आत्मा जो है ब्रह्मा का पार्ट होती है, वो ब्रह्मा में मिल जाती है। तो फिर यही डिबेट चलता रहा और इसे जो है मैनी ऑफ दीज आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। तो ये सारे आइडियाज उपनिषद में डाले गए। तो ये जो उपनिषद है वो भी लेटर वैदिक का पार्ट है। ओके, तो उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग, यानी उपनिषद का मतलब होता है जाके किसी के पास बैठना। अब ये देखिए, उपनिषद के अंदर जब ये डिबेट शुरू हुआ, ये फिलॉसफी शुरू हुई कि जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, तो बहुत सारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी डेवलप हुए। वो 6 स्कूल थे पर्टिकुलरली, वैशेषिका, न्याय, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। तो इन सब के बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। और ये डेवलप किन लोगों ने करे थे? कन्नड़ा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा। और these philosophies still guide scholarly discourse in country। तो अभी भी इन फिलोसफीज पर डिबेट होते हैं। और ये जो थे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, ये जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो इंडिया की जो रिलीजन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो मैक्स म्यूलर ने ये इनके बारे में स्टडी करा और इन्होंने बताया कि ये बहुत सालों में जनरेट हुए हैं, बहुत जनरेशन में, इंडिविजुअल थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन से। फर्दर हाउएवर टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी। और आज हम देखते हैं कि ये सब में कुछ कॉमन हार्मनी है जो डेवलप हो गई है। हाउएवर अभी भी उनमें एक दूसरे से भिन्नता है। तो इन भिन्नताओं के बारे में हम जानेंगे हायर क्लासेस में। तो बहुत सारी उपनिषद की लिटरेचर है, बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। उसमें से ये कहानी ली गई है जिसमें शौनका और अभिरात्रिन, ये जो 2 ब्राह्मण थे, ये परमात्मा यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। फिर एक दिन एक बैगर आता है और वो कहता है कि मुझे खाना दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते। तो बैगर कहते हैं कि क्या तुम परमात्मा की पूजा करते हो? वो कहता है हाँ। तो वो दोनों कहते हैं हाँ। तो जो बैगर था वो कहता है तो परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में है, सबकी आत्माओं में है, तो वो मेरी आत्माओं में भी है, तो क्या तुम परमात्मा को भूखा रखोगे? तो ब्राह्मण को मैसेज मिल जाता है, टीचिंग मिल जाती है और वो उसे खाना दे देते हैं। तो उपनिषद का मतलब था सिटिंग नियर, किसी के साधु के पास जाना बैठना, ज्ञानी के पास जाना बैठना, यानी टीचर के पास जाना बैठना। और इनमें जो उपनिषद के जो टेक्स्ट हैं उनमें टीचर और स्टूडेंट का डिबेट होता है। टीचर से स्टूडेंट क्वेश्चन करता है और फिर उसे आंसर मिलता है। सो मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन। तो ज़्यादातर जो उपनिषद थिंकर थे वो मैन थे, ब्राह्मण थे और राजा थे। लेकिन कभी कभी जैसे गार्गी थी, वुमेन थी, तो वो भी एक वुमेन इंटेलेक्चुअल थी, तो उनकी टीचिंग भी उसमें इंक्लूड करी गई है। और कभी कभी स्लेव्स जो होते थे, सत्याकामा जवाला एक स्लेव वुमेन का बच्चा था, तो उनकी भी टीचिंग को इसमें इंक्लूड करा गया। और बाद में शंकराचार्य ने इस उपनिषद में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन करा। अब ये पनीनी है, इनके बारे में जान लेते हैं। पनीनी ने जो है ग्रामर के रूल लिखे थे कि संस्कृत कैसे लिखी जाए, ये इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। और इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन एलजेब्रा में भी है, तो ये आप रीड कर लेना बॉक्स। फिर हम आते हैं जैनिज्म पे। तो जैनिज्म में जो है
बहुत लोगों को लगता है कि महावीरा ने जैनिज्म बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीरा यानी वर्धमान महावीरा 24th तीर्थंकर थे। यानी जैनिज्म बहुत एंशियंट रिलीजन है, बहुत पुराना रिलीजन है। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे और 23rd तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इनका नाम था। और इनका जो एक सिंबल होता है वो स्नेक है, स्नेक से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है। और जबकि महावीरा को लायन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो महावीरा थे वो भी बुद्धा की तरह गणा संघा के गणराज्य के, सॉरी संघा नहीं, गणराज्य के, या संघा भी बोलते हैं इसे, हाँ संघा भी बोला जाता है। जो ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं एक तरीके से, जहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे। तो लिच्छावी एक एरिया है वज्जी संघा का, तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो ये भी क्षत्रिय थे और 30 सालों तक ये इन्होंने नॉर्मल लाइफ ली और उसके बाद फॉरेस्ट चले गए। 12 साल में इन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने क्या डॉक्ट्रिन दी, उनका क्या टीचिंग थी। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, यानी घर को छोड़ना होगा जो नॉलेज पाना चाहते हैं, और उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाने होंगे अहिंसा ना करने के, यानी किसी को हर्ट नहीं करना है, मनुष्य या जानवर किसी को भी। महावीरा भी गौतम बुद्धा की तरह अपनी टीचिंग प्राकृत लैंग्वेज में देते थे ताकि कॉमन पब्लिक को समझ में आ सके। प्राकृत का कौन सा टाइप था उनका? मगधा, क्योंकि मगध में टीचिंग देते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज जैनास हैड टू लीड सिंपल लाइफ जीनी होती थी और भीख मांगकर खाना होता था, और उन्हें एकदम सत्यवादी होना पड़ता था, बिल्कुल उन्हें सच बोलना होता था, कोई चीज़ चुरानी नहीं होती थी, और ब्रह्मचर्य मेंटेन करना होता था। सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य, और बल्कि उन्हें अपने कपड़े भी त्याग देने होते थे। तो वर्ड जैना का मतलब क्या है? जैना कम्स फ्रॉम जीना, जीना मीन्स कॉन्करर। तो महावीर जैन ने किस चीज़ पे विजय पाई? कॉन्करर मतलब होता है विजय पाना। उन्होंने डिज़ायर्स पर विजय पाई, जैसे बुद्धिज्म में देखा हमने, डिज़ायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर विजय पाई, और अपनी बाकी किसी भी महत्वाकांक्षाओं पर उन्होंने विजय पाई। तो इस तरीके से वो जीना बन गए, कॉन्करर। तो जैनिज्म था बेसिकली, ट्रेडर्स सपोर्ट करते थे उसे, लेकिन फार्मर्स नहीं। क्यों? क्योंकि जैनिज्म कहता था कि कोई इंसेक्ट भी नहीं मरना चाहिए, जबकि फार्मर्स को तो खेती करनी होती है, तो वहाँ पे सांप छुछुंदर कुछ भी मिल जाता है तो उनको तो मारना पड़ता है। लेकिन फार्मर्स बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म कहता था कि काव को, जो काव होती हैं या बुल होते हैं, उनकी बलि नहीं देनी है। और फार्मर्स यही तो चाहते थे, क्योंकि उन्हें जो खेत को जोतना होता था, हल यूज़ करना होता था, तो उनके काफ़ी काम आती थी काव्स और बुल्स, वो कैटल वेल्थ उनके काफ़ी काम आती थी। तो एक आगे देखेंगे इसके बारे में। एक अलग फैक्ट है, एक और फैक्ट है कि जो ये बुद्धिज्म जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी, इनको बेसिकली लिखा कब गया? 1500 साल पहले, यानी 500 सीई, 500 सीई कॉमन एरा। तो कहाँ पे लिखा गया? वालावी गुजरात। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो संघा होती थी बेसिकली क्या? एक संघा तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो जो थे हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे, जहाँ पर वो राज्य जहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे, एक तो संघा वो थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पे बहुत सारे किंग, मैनी किंग्स, और कंसेंसस से काम होता था, कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते थे। और दूसरे संघा, ये जो टर्म यहाँ पे यूज करा जा रहा है, ये संघा है एसोसिएशन, यानी ग्रुप। किनका? जो अपना घर छोड़ के बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्वाइन करने आए हैं। एसोसिएशन ऑफ नॉलेज सीकर्स, जो ज्ञान लेने आए हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं।
सो इनकी एसोसिएशन बनाई गई थी ताकि एक साथ रह सके, और इनके कुछ रूल्स भी बनाए गए थे जो इनको फॉलो करने होते थे। वो विनय पिटका यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर है एक, जो विनय पिटका है, क्योंकि बुद्धिज्म मैंने बताया बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, उनमें से एक किताब विनय पिटका है जिसमें रूल्स लिखे गए थे। और इस विनय पिटका से हमें पता चलता है कि मैन और वुमेन की अलग अलग ब्रांच होती थी, वो अलग अलग रहते थे। और ये भी पता चलता है कि सारे मैन जो थे वो संघा को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे थे अपने माता पिता की परमिशन उन्हें लेनी पड़ती थी। स्लेव जो थे उनको अपने मास्टर्स यानी मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी। इसी तरीके से किंग के पास जो काम करते थे, राजा के पास, उन्हें अपने राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो कर्जदार थे, उन्हें, जिन लोगों ने उन्हें कर्ज दिए हैं, उन्हें परमिशन देनी पड़ती थी। और वुमेन को अपने पतियों की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये क्यों ऐसा सेटअप क्यों था बुद्धिज्म में? क्योंकि वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते थे। क्योंकि भाई अगर कर्जदार को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो जिनसे कर्जा लिया उनका कर्जा कौन देगा? तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसी तरीके से राजा के पास जो काम करने वाले सैनिक है सब यहाँ पे आके बैठ गए तो युद्ध कौन करेगा? और माता पिता से अगर बच्चे बिना परमिशन लेके बुद्धिज्म में ज्वाइन करने लगे तो माता पिता के तो बच्चे छिन जाएंगे, तो यानी डिसहार्मनी हो जाएगी। तो सोसाइटी को मेंटेन और सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए रूल्स बनाए गए। मैन एंड वुमेन हु जॉइन संघा लेड सिंपल लाइफ, तो इनको बड़ी सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। वो भीख मांगकर, एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाता था, उसी टाइम पे भीख मांगकर खाना खाना होता था। और जब कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता था संघ में, तो संघा एक साथ बैठ के उसमें सारे बंदे उसे निपटारा करते थे। तो संघ को किन लोगों ने ज्वाइन किया? ब्राह्मण ने ज्वाइन किया संघा को, क्षत्रिय ने, व्यापारियों ने, लेबरर ने, बार्बर्स ने, कोटिजन ने, स्लेव ने। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक था, उसमें कोई भी आ सकता था, बस परमिशन लेके आनी होती थी। तो अब देखिए बुद्धिज्म का रेलेवेंस देखिए। बुद्धिज्म ने क्या करा कि फोर्स्ड हिंदू, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म में जो काव होती थी और बुल होती थी उसकी जो बलि दी जाती थी, लेकिन फिर वो अचानक वर्शिप कैसे होने लग गई? आज तो काव की वर्शिप होती है। तो ये वर्शिप होने का कारण ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म अपने आप में नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म ने फोर्स करा। अब हुआ क्या कि बुद्धिज्म ने कहा कि हमें जानवरों को ऐसे नहीं मारना है, तो सारे फार्मर्स खुश हो गए। फार्मर्स को लगा अरे वाह, हमारी काव बच जाएंगी, कैटल बच जाएंगी जो खेती में काम आएंगी। तो सारे फार्मर्स ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। अब ये कंपटीशन हो गया रिलीजन्स के बीच में। तो हुआ ये कि जो ब्राह्मणिज्म थे, ब्राह्मण थे, उनको लगा कि भाई उनके जो भक्त हैं वो तो चले जाएंगे बुद्धिज्म में, तो उन्होंने एक रिफॉर्म लेके आए। उन्हें लगा कि काव को मारना और बुल को मारना सही नहीं है, बलि देना, क्योंकि फार्मर्स सारे बुद्धिज्म ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपना मोनोपोली मेंटेन करने के लिए, अपने भक्तों को अपने पास रखने के लिए उन्होंने कहा कि चलिए काव जो है उसकी पूजा की जाएगी, आज से उनकी कोई बलि नहीं दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से बुद्धिज्म ने फोर्स करा ब्राह्मणिज्म को काव की वर्शिप के लिए, और आज हम काव को वर्शिप करते हैं। फोर्स्ड हिंदुइज्म टू लेट वुमेन। अच्छा, एक और डेमोक्रेसी आई थी इस टाइम में। अब क्या होने लगा था, जो वुमेन और शूद्र था उनको गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए बोला गया। और अब वो जो हम लोग एक जब पूजा और हवन होते हैं तो एक रेड कलर का जो थ्रेड अपने हाथ पे बांधते हैं, वो भी अब उन्हें बांध सकते थे। तो यानी बुद्धिज्म ने जो डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आए कि अब उनमें वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, बस उन्हें अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए, तो फोर्स करा हिंदुइज्म को भी रिफॉर्म लाने के लिए। तो देखिए ऋग्वेदिक में काफी डेमोक्रेटिक था, क्योंकि सभाएं जब होती थी औरतें भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, रिजिड हो गया और वर्णा सिस्टम आ गया, और स्ट्रिक्ट वर्णा सिस्टम आ गया कि जो जैसा काम करता है उसी वर्ण में रहे। तो इससे क्या हुआ, ये लेटर वैदिक ने जब चैलेंज रखा तो बुद्धिज्म आया, और बुद्धिज्म ने फिर फोर्स करा लेटर वैदिक को भी रिफॉर्म लाने के लिए। तो इसलिए थोड़ी डेमोक्रेसी आई, लेकिन ज़्यादा नहीं आई। बस ये आपको कंपैरिजन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी समझाया है। आगे और हायर क्लासेस में इनमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो अब ये देखिए मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स जो थे, भक्त जो थे जैना के और बुद्धिज्म के, वो कहाँ रहते थे। तो ये एक फोटो है कार्ले केव की, जो कि महाराष्ट्र में है। इनमें वो रहते थे।
तो वो लोग सारे साल ट्रैवल करते रहते थे हर टाइम, सिर्फ जब वर्षा होती थी यानी रेनी सीजन में वो एक जगह रुकते थे। तो पहले तो वो उनके लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जाता था वुड से या किसी गार्डन वार्डन में रुक जाते थे, लेकिन बाद में परमानेंट स्ट्रक्चर ऐसे केव्स में बनाने लग गए और ब्रिक्स से भी यूज़ करके बनाने लग गए। तो बेसिकली इन्हें विहारास बोला जाता था जहाँ वो बुद्धिस्ट मोंक और जैना मोंक रुकते थे, और चैत्यास किसे बोला जाता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक पूजा करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्दर ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जस्ट एज वाटर ऑफ रिवर लॉस देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन। तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं चलता कौन सा पानी किसका है। इसी तरीके से बुद्धिज्म है, जिसमें जिसको ज्वाइन करने के बाद सारे वर्ण, कौन सी जाति से हो कौन से वर्ण से हो, सब मिट जाते हैं। तो यानी बुद्धिज्म जो था एकदम डेमोक्रेटिक था, वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन और सेपरेटनेस नहीं थी। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। यही है कि आगे जो सब कॉन्टिनेंट है, चाइना जापान, यहाँ पे भी फैल गया था बुद्धिज्म, और आगे देखेंगे आगे की क्लासेस में। तो ये सिस्टम ऑफ आश्रमास, तो ये 4 सिस्टम ऑफ आश्रमास लेके आए थे ब्राह्मण्स, और ये 3 ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यास के लिए थे, जो शूद्रों के लिए नहीं थे। वैश्यास वर्ड बेसिकली यूज़ करा जाता है फार्मर और ट्रेडर कम्युनिटीज़ के लिए। जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्हें वैश्यास बोला जाता था। तो इसी तरीके से इनके जो आश्रम थे, 4 आश्रम थे कि गृहस्थ आश्रम, वनाश्रम। गृहस्थ मतलब जब उन्हें शादी करनी है, रहनी है, ये 25 साल की उम्र से पहले के बाद शुरू होता था, और 25 साल से पहले क्या था, ब्रह्मचर्य, जब उनको ज्ञान वेदास को पढ़ना है और ज्ञान हासिल करना है, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50। आज भी हम लोग इसी तरीके से जीते हैं, 25 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है, गृहस्थ आश्रम जीते हैं। फिर 50 के बाद वनाप्रस्था होता है, जंगल में चले जाते हैं, हालांकि ऐसा आज नहीं करते हैं। और 75 के बाद सन्यासी हो जाते हैं। 75 तक तो हमारे बंदे आजकल जीते नहीं हैं, तो यहाँ तक तो हम पहुँचते ही नहीं हैं। तो वुमेन को अलाउड नहीं था वेदास पढ़ना अभी भी, लेकिन वो सेक्रेड थ्रेड बांध सकती थी, लेकिन वेदास अभी भी नहीं पढ़ सकती थी। तो दूसरी जगहों पे क्या हो रहा था, ईरान में एक ऐसा ही रिलीजन आ गया था जो ज़ोरास्ट्र रिलीजन था, उसके प्रोफेट का नाम था ज़ोरास्ट्र, तो उन्हीं के नाम से बन गया। और उनकी टीचिंग थी, जो टीचिंग थी वो अवेस्ता यानी अवेस्ता लिटरेचर में लिखी गई, और ये काफ़ी सिमिलर था वेदास से। और उनकी टीचिंग थी अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। और ये ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो है हमारे देश में गुजरात में और महाराष्ट्र में पाया जाता है, और आज उन्हें पारसीस कहा जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक आप इसकी जो है सारे रिकॉल कीजिए, ये वर्ड्स पढ़िए, और टाइमलाइन इसके जो बॉक्स में होगा ये वाला, ये देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। एंड यस, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड subscribe the channel and share it. Thank you.